अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। नाजरीन, रेमंड डेविस का ताल्लुक अमेरिका की रियासत कोलोराडो से था। ये जासूसी, टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी अफेयर्स का एक्सपर्ट था। ये कंट्रैक्टर की हैसियत से CIA के साथ काम करता था। CIA मुख्तलिफ ममालिक में अपने मुख्तलिफ मिशंस के लिए आर्जी भर्तियाँ करती है। अमेरिका की मुख्तलिफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियाँ और जासूस कंपनियाँ CIA को आर्जी मुलाजमीन फ्राहम करती हैं। ये मुलाजमीन प्राइवेट कंपनियों के पेरोल पर होते हैं। CIA कंपनियों को काम देती है। ये कंपनियाँ रेमंड डेविस जैसे मुलाजमीन को मिशन सौंप देती हैं। ये लोग कंट्रैक्टर्स कहलाते हैं। अमेरिका को 2 मई 2011 के ऑपरेशन से पहले ही ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी की भनक पड़ चुकी थी। चुनाचे CIA ने हज़ारों की तादाद में कंट्रैक्टर भर्ती किए। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर हसैन हक्कानी से वीज़े लगवाए और ये कंट्रैक्टर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैला दिए गए। 20-10-2011 में सिर्फ इस्लामाबाद में 1000 से ज़ायद कंट्रैक्टर्स थे। जो लोग प्राइवेट घरों में रहते थे, अमेरिकी सफारत खाने के कागजात इस्तेमाल करते थे और बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करते थे। इन कॉन्ट्रैक्टर्स को गोली मार देने तक की इजाज़त थी। रेमंड डेविस किसी खुफिया मिशन की तकमील के लिए लाहौर पहुंचा। ये लाहौर के अमेरिकी कौंसल खाने में रहता था। कौंसल खाने की गाड़ियां इस्तेमाल करता था और सारा दिन शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में फिरता रहता था। ये 27 जनवरी 2011 की सुबह प्राइवेट कार पर कौंसल खाने से निकला। लाहौर के 2 नौजवानों मोहम्मद फ़हीम और फैज़ान हैदर ने इसका पीछा किया। ये परेशान हुआ। इसने मजंग के करतबा चौक पर दोनों नौजवानों को गोली मार दी। ये गोली मारने के बाद गाड़ी से उतरा। इसने मोबाइल से दोनों मुक़्तलीन की तस्वीरें बनाई। रेमंड डेविस को रेस्क्यू करने के लिए कौंसल खाने से खुसूसी टीम निकली। ये टीम सफ़ेद रंग की टोयोटा लैंड क्रूज़र में सवार थी। इन्होंने 1 वे की खिलाफ वर्जी की। नौजवान इबादुर रहमान इस गाड़ी की जद में आया। गाड़ी ने इसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। ये नौजवान गाड़ी तले रोंदा गया। लोग इकट्ठे हुए, पुलिस आई और रेमंड डेविस गिरफ्तार हो गया। मीडिया को इल्म हुआ तो बात पूरे मुल्क में फैल गई। ये वो कहानी है जिससे पूरी कौम वाकिफ थी। रेमंड डेविस ने कंट्रैक्टर के नाम से पिछले साल अपनी आपबीती तहरीर की। रेमंड डेविस ने खुद नोश्त में बेशुमार इंकशाफात किए। ये किताब हकायक का एक पहलू पेश करती है। मैं आपको दूसरा, तीसरा और इसका चौथा पहलू भी बताऊंगा। ये पहलू रेमंड डेविस का पहलू मिलकर हकायक की मुकम्मल तस्वीर पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, पहली हकीकत खुद रेमंड डेविस है। रेमंड डेविस ने अपनी किताब में खुद को कंट्रैक्टर करार दिया। ये बिलाशुबा कंट्रैक्टर था, लेकिन ये कोई आम कंट्रैक्टर नहीं था। ये CIA का इतना मंजा हुआ खास कंट्रैक्टर था कि अमेरिका ने इसे छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सदर ओबामा तक मैदान में कूद पड़े। ये नुक्ता इस अहमियत को जाहिर करता है। ये लाहौर में खास मिशन पर था। ये 27 जनवरी 2011 के दिन भी मिशन पर था। रेमंड डेविस ने अपनी किताब में लिखा कि मैं कौंसल खाने की इमारत से निकला। ये बात झूठ है। रेमंड डेविस कौंसल खाने की बजाय अपर माल लाहौर के स्कॉच कॉर्नर में रहता था। ये इस दिन भी स्कॉच कॉर्नर से मजंग आया था। पुलिस ने इसके मोबाइल फ़ोन, ATM और गाड़ी के GPS ट्रैकर से तमाम मालूमात हासिल कर ली। रेमंड डेविस की गाड़ी अमूमन लाहौर के निस्फ दर्जन मकामात पर आती और जाती थी। मोबाइल फ़ोन की कॉल्स, SMS और तस्वीर से भी कहानी की बेशुमार परतें खुल गई। मालूमात के इन ज़राए से पता चला ये पूरा नेटवर्क था और नेटवर्क लाहौर में काम कर रहा था। हमारे इदारों ने रेमंड डेविस के मोबाइल डाटा से वो पूरा नेटवर्क पकड़ लिया। लोग भी गिरफ्तार हुए, साजिशें भी सामने आईं और रेमंड डेविस का मिशन भी सामने आ गया। रेमंड डेविस ने अपनी किताब में लिखा, मैं वैसे ही शहर में निकल गया। ये भी झूठ है। दुनिया का कोई भी जासूस लोडेड पिस्टल लेकर घर से नहीं निकलता। रेमंड डेविस के पास न सिर्फ दुनिया का जदीद लोडेड पिस्टल था, बल्कि वो इस कदर माहिर निशानाबाज भी था कि इसने गाड़ी के अंदर से ड्राइविंग करते हुए चंद सेकंड्स में पिस्टल निकाला, गाड़ी के अंदर से फायर किया। विंड स्क्रीन में सिर्फ 2 इंच का सुराख हुआ। गोलियां सीधी फ़हीम के जिस्म में उतर गईं। वो गाड़ी से उतरा, सड़क पर गिरे फ़हीम को मज़ीद 2 गोलियां मारी। फिजान को पीछे से 5 गोलियां दागी। ये तसल्ली की कि ये दोनों वाकई मर चुके हैं। लाशों की तस्वीर बनाई, दोबारा गाड़ी में बैठ गया। इस अमल के लिए आहिनी असाब, नाकाबिले यकीन महारत और मजबूत क़ुव्वत फ़ैसला की ज़रूरत होती है। रेमंड डेविस में ये तमाम खूबियाँ मौजूद थी। वो इन दोनों लड़कों की हर सूरत कत्ल करना चाहता था, क्योंकि शायद वो समझता था ये लड़के
इस शख्स तक पहुंच गए हैं जिससे ये मुलाकात करके आया था। फिर इन्हें इस कत्ल करने का टास्क दिया गया। अगर इसने इसे ना मारा होता तो वो इसे मार देंगे और ये सारा काम वैसे नहीं हो सकता। रेमंड डेविस ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने फ़हीम और फिजान को सेल्फ डिफेंस में गोली मारी थी। ये भी झूठ है। इंसान सेल्फ डिफेंस में हमेशा दूसरों को जख्मी करता है। ये इनका पीछा करके इन्हें 10-10 गोलियां नहीं मारता। ये इनकी मौत की तस्दीक भी नहीं करता। ये इनकी लाश की तस्वीरें भी नहीं बनाता। लेकिन रेमंड डेविस ने फ़हीम को 1 सामने और 3 पीछे और भागते हुए फिजान को 5 गोलियां मारी। रेमंड डेविस ने गाड़ी से उतरकर इनकी मौत की तस्दीक भी की और लाशों की तस्वीरें भी बनाई। चनाचे ये कत्ल किसी भी तरह सेल्फ डिफेंस नहीं थे, ये संगदिलाना कत्ल थे। रेमंड डेविस अगर चाहता तो इन नौजवानों को जख्मी करके आगे निकल सकता था, लेकिन इसने बाकायदा सोच समझकर निशाना लेकर दोनों को कत्ल किया। वजह शायद इसकी वही गलतफहमी थी कि ये दोनों नौजवान खुफिया एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इसके मिशन से वाकिफ़ हो चुके हैं और इसे कत्ल करना चाहते हैं, लिहाजा इसने इन्हें कत्ल कर दिया। दोस्तों अब हम दूसरी हकीकत की तरफ आते हैं। दूसरी हकीकत फ़हीम शमशाद और फैज़ान हैदर हैं। ये दोनों मासूम नहीं थे, ये दोनों डाकू थे। ये दोनों गाड़ियां और मोटरसाइकिल रोक कर डकैतियां करते थे। ये दोनों इश्तिहारी भी थे और लाहौर के मुख्तलिफ थानों में इनके खिलाफ पर्चे भी दर्ज थे। फैज़ान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा था, ये इस मुकदमे में इश्तिहारी भी था। फैज़ान को 27 जनवरी को गोली लगने के बाद सर्विसेज हॉस्पिटल ले जाया गया। कैप्टन लियाकत इस वक्त सिविल लाइन एरिया के SP इन्वेस्टिगेशन थे। ये अस्पताल पहुंचे। इन्होंने अपने हाथों से इसकी कमर से गोलियों की पेटी उतारी। इसका पिस्टल भी मौका वारदात से मिला। फैज़ान की जेब से 3-4 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए। पुलिस ने जब ये मोबाइल डायल किए तो पता चला फ़हीम और फैज़ान ने ये मोबाइल पिछले चौक में लोगों से छीने थे। पुलिस की तफ्तीश से पता चला ये दोनों रेमंड डेविस को भी लूटना चाहते थे। फ़हीम ने पिस्टल के इशारे से इसे रुकने का इशारा किया। रेमंड डेविस ने आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन फैज़ान इसके रास्ते में खड़ा हो गया। रेमंड डेविस ट्रेंड शूटर था और जासूस भी था। इसने चंद सेकंड्स में दोनों को गोली मार दी। मीडिया ने मामला उठाया। ये दोनों डाकू हीरो बन गए। फैज़ान हैदर टिम्बर मार्केट रावी रोड और फ़हीम शमशाद बेगम कोट शादरा का रहायशी था। इलाके के लोग इनकी हरकतों से बखूबी वाकिफ थे। ये आज भी इनके किरदार पर रोशनी डालते हैं। ये रोजगार से भी महरूम थे। फ़हीम की बेवा शुमाइला कंवल ने 6 जनवरी 2011 को फैसलाबाद के चक रसूलपुर में चूहे मार गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। ये खुदकुशी भी इंतहाई मशकूक थी। लोग खुदकुशी के बारे में भी बेशुमार झूठी सच्ची कहानियां सुनाते हैं। ये कहानियां भी दोनों खानदानों का पस मंजर जाने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों तीसरी हकीकत दियत की रकम थी। हमें यह भी हकीकत मानना होगी कि लोहाकीन ने दियत की रकम बाखुशी कबूल की थी। ये लोग इंतहाई गरीब थे। फ़हीम और फैज़ान रोज़ाना 10-15 हज़ार रुपये का हाथ मारते थे। दोनों ख़ानदानों की गुज़र औकात इसी लूट मार से होती थी। रेमंड डेविस की शक्ल में एक लॉटरी निकली और दोनों ख़ानदानों को 10-10 करोड़ रुपए मिल गए। ये लोगों के लिए बड़ी रकम थी, चुनाचे ये एक दिन में राज़ी हो गए। ये रकम वफाक के वकील राजा मोहम्मद इरशाद ने अपने हाथों से गिन कर लोहाकीन के हवाले की थी। 20 करोड़ रुपए थैले में लाहौर पहुँचे। ये थैला लोहाकीन के सामने खोला गया। शरीयत के मुताबिक दियत के हकदारों का फैसला हुआ और तमाम लोगों में हिस्से के मुताबिक रकम तकसीम कर दी गई। बकौल राजा मोहम्मद इरशाद तमाम लोग मुतमिन और खुश थे। मैंने इनके कागजात तैयार करवाए, इनके शनाख्ती कार्ड साथ लगवाए, इनके अंगूठे और दस्तखत करवाए और ये रकम इनके हवाले कर दी। रेमंड डेविस की रिहाई के दिन भी ये 18 लोहाकीन अदालत में मौजूद थे। मर्दों के चेहरों पर इत्मीनान था जबकि ख़वातीन रो रही थीं, लेकिन इस रोने का ताल्लुक बेइंसाफ़ी से नहीं था। ये माएँ बहनें थीं और माएँ बहनें शैतान की भी हों तो वो अपने बेटी की लाश नहीं देख पाती। चनाचे ख़वातीन दुखी थीं, लेकिन इस दुख के बावजूद इन्होंने अपना हिस्सा भी वसूल किया, दियत के कागजात पर दस्तखत भी किए और जज के सामने ये भी तस्लीम किया हम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं, हम अपनी मर्जी से कातिल को दियत की रकम के एवज माफ़ कर रही हैं। और ये भी हकीकत थी कि दियत की रकम 24 करोड़ नहीं बल्कि 21 करोड़ थी। 10-10 करोड़ रुपए 18 लोहाकीन में बांट दिए गए और बाकी 1 करोड़ रुपए वकील को अदा किए गए। दोस्तों अब हम आखिरी हकीकत की तरफ आते हैं। फ़हीम और फैज़ान की दियत की रकम दोनों ख़ानदानों के लिए तबाही का बायस बन गई। फैज़ान के वालिद ने दूसरी शादी कर ली, जोहर टाउन में घर बना लिया। इसका पहली बीवी और बेटियों के साथ फड्डा हुआ। फैज़ान की एक बहन ने एक लालची किस्म के शख्स से शादी कर ली। वो शख्स भी दरमियान में कूद पड़ा। फैज़ान के वालिद को गुस्सा आया। इसने अपनी बीवी और दोनों बेटियों को कत्ल कर दिया। ये इस वक्त काल कोठरी में सड़ रहा है, जबकि रकम, घर और गाड़ी नई बीवी के कब्जे में चली गई। वो भी किसी दूसरे शख्स के चक्कर में फंसी
وہ شخص یہ سارا مال لے کر رفو چکر ہو گیا۔ فیضان کی بیوہ زہرہ بی بی اور شیرخوار بیٹے کو 2.5 کروڑ روپے ملے۔ زہرہ بی بی نئی شادی کرنا چاہتی تھی، یہ رشتہ والد کو پسند نہیں تھا، ماں بیٹی کی طرفدار تھی، چنانچہ والد شہزاد بٹ نے بیٹی اور بیوی دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ بھی اس وقت جیل میں ہے۔ فیضان کے بھائی بھی دولت گوا کر کوڑی کوڑی کے محتاج ہو چکے ہیں۔ فہیم کے خاندان کے لوگ بھی خون بہا کی رقم کے لیے لڑتے رہتے ہیں۔ یہ آدھا خاندان بھی قتل ہو چکا ہے۔ مال کا ایک حصہ پولیس لے گئی، ایک حصہ وکیلوں کے کام آ گیا، باقی مال رشتہ داروں نے لوٹ لیا۔ فہیم کا خاندان بھی اس وقت قسم پرسی میں زندگی گزارا ہے۔ پیچھے رہ گیا فہیم کی مرحومہ بیوی شمائلہ کا خاندان۔ یہ خاندان بھی دولت کے لیے لڑتا لڑتا جیلوں تک پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ ریمنڈ ڈیوس چلا گیا، لیکن اس کے منحوس اثرات آج بھی باقی ہیں۔ لاحقین آج تک لڑ رہے ہیں، دیت کی رقم آج تک خون چوس رہی ہے۔ یہ شاید اگلی کئی نسلوں تک ان لوگوں کی ہڈیاں پیستی رہے گی۔ یہ لوگ اسی طرح سے عبرت کا نشان بنتے رہیں گے۔ دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی سٹوریز ہم لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔